Assalamu alaikum friends, you are watching Instrument Expert channel. We are sharing the complete industrial instrumentation knowledge. मेरा नाम फजलुर रहमान है। मैं पावर प्लांट की कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट की गैस टरबाइन, स्टीम टरबाइन और इनकी ऑपरेशन की ट्रेनिंग करवाता हूँ, जिसमें मैंने गैस टरबाइन का पार्ट 1 ऑनलाइन करवा रहे हैं आजकल, और उसके बाद हम आगे स्टीम टरबाइन का भी पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। उसके बाद फिर उसके अलावा मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, परमानेंट रिसीवर की ट्रेनिंग भी करवाते हैं, और डिसैलिनेशन प्लांट की जो ट्रेनिंग है वो स्पेशली करवाते हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग गल्फ कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो वहाँ उन लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो ये ट्रेनिंग तमाम जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो जिनका एक्सपीरियंस अभी उन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की है और वो आगे ज़्यादा तेज़ी के साथ वो तरक्की करना चाहते हैं, उन लोगों को इस तरह की थ्योरेटिकल ट्रेनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड में आपको बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों को समझने में। तो मेरा इसी इंडस्ट्री का 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो मैंने इन 35 ईयर्स के दौरान में मैंने जो कुछ सीखा है, तो वो मैं इस ट्रेनिंग में मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि ताकि वो लोग वहीं से स्टार्ट करें जहाँ पर मैंने इस वक्त मौजूद हूँ। जहाँ पर मेरा जो नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि सारा का सारा नॉलेज उन फ्रेश ग्रेजुएट जो इंजीनियर है या जिनका कम एक्सपीरियंस है उनको शिफ्ट हो जाए, ताकि हम मार्केट में दूसरे लोगों का मुकाबला कर सकें। ये मेंटेनेंस ट्रेनिंग का फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये ट्रेनिंग जो है वो 5 दिनों में हमने कवर करनी है। तो फर्स्ट डे के जो टॉपिक्स हैं वो प्रेशर और उसके कन्वर्जन यूनिट्स हैं, जिसमें कि हमने देखना है कि प्रेशर बेसिकली प्रेशर क्या होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है, और हम जब प्रेशर मेजर करते हैं उसके मेजर करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो कन्वेंशनल मेथड यानी यूट्यूब जो मेथड है वहाँ से लेकर हम डायल गेज वगैरह जो है वहाँ तक हम इसके प्रेशर और प्रेशर स्विचेस वगैरह वो तमाम चीज़ें इसमें कवर करेंगे। उसके बाद प्रेशर के जो यूनिट्स हैं उनके जो कन्वर्जन है, फॉर एग्जांपल जैसे पीएसआई को हमने केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कैसे हमने कन्वर्ट करना है, तो ये इसमें कन्वर्जन टेबल भी तरीक़ेकार भी वो मैं इसमें बताऊँगा। और फिर टेम्परेचर और हीट, ये क्या दोनों में फ़र्क क्या है, ये क्या चीज़ होती है, और इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं। फ़्लो क्या होती है और फ्लो को हम मेजर कैसे करते हैं, और फ्लो से हम जो आईएनसी के अंदर कंट्रोल हम कैसे करते हैं फ़्लो को, उसका फ़्लो के फिर यूनिट्स क्या क्या हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गैलन्स पर मिनट है, फुट पर सेकंड है या क्यूबिक फुट पर सेकंड है। तो ये हमें फ्लो के यूनिट्स को और इसके कन्वर्जन को हमने देखना है। इसके अंदर लेवल भी इसी तरीके से, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इंडस्ट्री में चार चीज़ें आती है, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो और लेवल। तो ये चौथी जो चीज़ लेवल है, ये भी बड़ी ज़रूरी है कि टैंक का जो लेवल है वो किस तरीके से हम उसको मेजर करते हैं। लेवल की जैसे फ्लोट इंडिकेटर मेथड है, तो इस तरह लेज़र टेक्निक्स हैं, अल्ट्रासोनिक टेक्निक्स हैं लेवल मेजर करने के। और फिर इसी तरह बॉयलर ड्रम के अंदर लेवल को हम कैसे मेजर करते हैं, तो वो बड़ा क्रिटिकल होता है कि एक मूविंग टर्बिडिटी कंडीशन में हमने उस लेवल को कैसे मॉनिटर करना है। अब ये पंप का जैसे है, तो उसी मकसद के लिए अगर हमने गैस को आगे भेजना, प्रेशर और फ्लो और एनर्जी, इसमें हेड का कोई ताल्लुक नहीं है। इसमें हेड भी था ना चौथा, इसमें 4 चीज़ें थी, इसमें 3 है। तो कंप्रेसर इज यूज्ड फॉर गैस एंड एयर टू इंक्रीज प्रेशर, फ्लो और एनर्जी। एनर्जी का मतलब ज़ाहिर प्रेशर ही है। बिल्कुल सर। अच्छा, व्हाट इज कंप्रेसर? A gas compressor is a mechanical device that increases the pressure of a gas by reducing volume. Pressure volume reduce हो जाएगा और उसका pressure बढ़ जाएगा। Compressor are similar to pump. Both increase the pressure on a fluid. Both can transport the fluid through a pipe. यानी flow, ये pressure और ये flow. As gases are compressible, the compressor also reduces the volume of a gas. तो ये compressible है तो volume भी। अब टाइप उसके आगे की रोटरी कंप्रेसर, एक जो गोल घूमने वाले कंप्रेसर, एक पिस्टन टाइप कंप्रेसर होते हैं। ये रोटरी कंप्रेसर आर ऑफ 2 टाइप, रोटरी एंड रेसिप्रोकेटिंग। रोटरी में क्लासिफाइड फर्दर एक्सियल फ्लो, सेंट्रीफ्यूगल, स्लाइडिंग वेन, स्क्रू टाइप, लोब टाइप,
लोब टाइप के दो आ जाएंगे, स्ट्रेट लोब और हेलिकल लोब, और लिक्विड पिस्टन और लिक्विड रिंग टाइप। तो तकरीबन हर टाइप के पंप जो है वो कंप्रेसर हमारे प्लांट पर इस्तेमाल होते हैं। लिक्विड रिंग टाइप का जो कंप्रेसर है ये हमें स्टीम टरबाइन में जो वैक्यूम पंप है वो इसी टाइप का कंप्रेसर है, लेकिन वो चूंकि हमने हवा को खींचने के लिए लगाया इसलिए उसको हम वैक्यूम पंप कहते हैं। टाइप ऑफ कंप्रेसर रेसिप्रोकेटिंग में आ जाएंगे सिंगल पिस्टन, डबल एक्टिंग, सिंगल एक्टिंग और डबल एक्टिंग। ये हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है और ये उसकी क्लासिफिकेशन है वही जो मैंने पहले आपको बता दी। और ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की पिक्चर, इसमें देखेंगे ये इसका सक्शन और ये इसके अंदर एक बैलर होगा जो उसी तरह से बिल्कुल सेम जैसे पंप के अंदर होता है। सर ये गैस के लिए डिज़ाइन किया, तो इसका जो इम्पेलर है वो पंप के इम्पेलर से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। उसका इम्पेलर रॉड टाइप का है, इसका इम्पेलर डिफरेंट टाइप का है, वो आगे इसकी पिक्चर भी आ जाएगी। और वो ऊपर से इसका डिस्चार्ज है सेंट्रीफ्यूगली। अब ये सेंट्रीफ्यूगल जो कंप्रेसर है ये जहाँ पर हमें ज़रूरत हो ज़्यादा फ्लो चाहिए ज़्यादा, लेकिन प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वहाँ पर इस टाइप का कंप्रेसर इस्तेमाल होगा। और जहाँ पर हमें प्रेशर ज़्यादा चाहिए और फ्लो कम चाहिए तो वहाँ दूसरी टाइप का जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है वो इस्तेमाल होगा। अब ये सेंट्रीफ्यूगल में 2 स्टेज भी हो सकता है और सिंगल स्टेज भी। अब एक 2 स्टेज जो है वो ये वाली है, ये पहले इनपुट इसमें है और इम्पेलर और ये इसकी जो आउटपुट है वो दूसरे के इनपुट में जाएगी। ये डबल पहली स्टेज और दूसरी स्टेज। और इस टाइप का भी हो सकता है एक स्टेज का दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, उसमें ये है कि ये थ्रस्ट को भी बैलेंस कर लेता है, ये इसकी शाफ्ट एक ही तरफ को चली जाएगी, उसमें जो है शाफ्ट आपस में बैलेंस भी हो जाएगी। तो ये इसका इनलेट है गैस का, ये उसको कंप्रेस करेगा, गैस को प्रेशर बढ़ गया और ये दूसरे के इनलेट में चला गया, यहाँ पर गैस कंप्रेस होगी और ये इसका डिस्चार्ज है। ये देखिए ये कौन सी टाइप का है, 2 स्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर और डबल फ्लो दोनों जी। अब ये 2 स्टेज का कंप्रेसर है, किस तरह से, ये इसका इनलेट है गैस का इनलेट, ये पहली स्टेज उसने इसको कंप्रेस किया और ये दूसरी स्टेज में चला गया। अब ये भी गैस का इनलेट है, दूसरी तरफ से आया और इधर से आधी गैस उधर से आ गई, आधी इधर से आ गई, ये भी इसको कंप्रेस करके और दूसरी स्टेज में दे रहा है। अब दूसरी स्टेज जो है इसमें दोनों तरफ जो इसके इम्पेलर्स हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हैं और ये इसका कॉमन डिस्चार्ज उधर से आ रही है, आगे उधर से आ रही है, तो जो शाफ्ट है वो आपस में बैलेंस रहेगी। इसमें ये डिफरेंट है, सिंगल एंट्री, ये देखिए उसमें क्या था, सीधा था बिल्कुल, उसमें ये वाली कर्व नहीं थी, तो गैस में इस तरह का इम्पेलर होगा। और ये डबल एंट्री गैस इधर से भी और उधर से भी, और ये सिंगल एंट्री और श्राउडेड है, इसके साइड पे श्राउड भी लगाए हैं। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर अगर हमें चाहिए तो ये वाला मिलेगा, अगर प्रेशर लेकिन उसमें फ़्लो कम हो जाएगी। अगर हमें प्रेशर फ्लो ज़्यादा चाहिए तो फिर ये वाला इस्तेमाल करेंगे, अगर प्रेशर ज़्यादा चाहिए तो उस टाइप का इस्तेमाल करेंगे। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर हमारा बड़ा मशहूर मरूफ है गैस टरबाइन का, तो ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर और ये इसके स्टेशनरी ब्लेड रोटेटिंग और आगे स्टेशनरी, फिर रोटेटिंग फिर स्टेशनरी, तो इस तरीके से मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है। ये किसी भी लिक्विड के बारे में आमतौर पे या गैस के बारे में हम फ्लो उसकी मेजर करते हैं। फ्लूइड फ्लो इज द मोशन ऑफ ए फ्लूइड सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस फोर्सेस। प्रेशर अगर एक पाइप के 2 सिरों पर प्रेशर का फ़र्क होगा या फोर्सेस का फ़र्क होगा, फॉर एग्जांपल एक जो साइड है वो टैंक ऊपर हाइट पर है, दूसरा टैंक नीचे है, तो दरमियान में जो कनेक्टिंग पाइप है वहाँ से लिक्विड ऊपर से फ्लो होकर नीचे की तरफ को आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड फ्लो, फ्लूइड फ्लो। फ्लूइड 2 तरह का हो सकता है, गैस भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड कोई भी लिक्विड हो,
चाहे पानी हो, डीजल हो, पेट्रोल हो या तेल हो कोई भी, दिस मोशन कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज अनबैलेंस फोर्सेस आर अप्लाइड। यानी जब तक अनबैलेंस फोर्सेस मौजूद रहेंगी तब तक लिक्विड जो होगा वो फ्लो होता रहेगा। यानी दो टैंकर हैं, दोनों में अगर दो टैंक हैं, एक में लेवल ज़्यादा है दूसरे में कम है और आपस में कनेक्टिंग पाइप है, तो जब तक दोनों में लेवल बराबर नहीं हो जाता फ्लो मेंटेन रहेगी। जब लेवल का फ़र्क होगा तो फ्लो चलती रहेगी, वरना जब लेवल दोनों का बराबर हो जाएगा तो फ्लो ख़त्म हो जाएगी। अनबैलेंस फोर्सेस। इसी तरह से अगर एक टैंक के अंदर गैस का प्रेशर ज़्यादा है दूसरे में प्रेशर कम है तो फ्लो जब तक होती रहेगी जब दोनों में प्रेशर बराबर नहीं हो जाता। मास फ्लो रेट इज दी मूवमेंट ऑफ ए मैसिव फ्लूइड थ्रू ए यूनिट एरिया। अब मास फ्लो क्या है? अब गैस टरबाइन का जो लोड है मेगावाट, वो डिपेंड करता है फ्लू गैसेस के मास फ्लो के ऊपर। ठीक है जी, फ्लू गैस का मास फ्लो। फ्लू गैस का मास फ्लो क्या होता है? इसमें दो चीज़ें आती हैं मास फ्लो में। एक आ जाती है एयर जो आ रही है कंबशन कंप्रेसर के डिस्चार्ज से एयर, और प्लस कंबशन चैम्बर में जब हम फ्यूल ऐड करते हैं, फ्यूल जब बर्न होता है उसकी भी अपनी एक फ्लू गैस बनती है। तो फ्लू गैस और प्लस एयर, तो नेट जो फ्लू गैस आगे जाएगी गैस टरबाइन के ऊपर फ्लो करेगी ब्लेड के ऊपर से, तो दैट इज़ कॉल्ड मास फ्लो ऑफ द फ्लू गैसेस। इट यानी जितना मास फ्लो ज़्यादा होगा गैस टरबाइन के थ्रू उतना उसके ऊपर मैकेनिकल पावर टरबाइन में ज़्यादा पैदा होगी। तो टरबाइन में जितनी मैकेनिकल पावर ज़्यादा पैदा होगी वो दो चीज़ों को घुमाएगी। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले कंप्रेसर को के साथ ही जनरेटर को भी। ठीक है जी, तो जो कंप्रेसर का मैकेनिकल पावर है वो उसमें से माइनस हो जाएगी, जो बाकी मैकेनिकल पावर बचेगी जनरेटर के लिए वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस टरबाइन लोड इज डिपेंड अपॉन द मास फ्लो ऑफ द फ्लू गैसेज। इन सिंपल वर्ड इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मास पर यूनिट एरिया। यानी गैस टरबाइन का जो वो टरबाइन का एरिया है उसमें से जितना फ्लो गुजर रही है उसको अगर हम मीटरों में ले लें, 1 मीटर में ले लें पर यूनिट एरिया, तो वो उसकी मास फ्लो हो जाएगी कि इतने किलोग्राम जो फ्लू गैस है वो आगे जा रही है। द फार्मूला ऑफ मास फ्लो रेट इज गिवन एज मास फ्लो रेट इज इक्वल टू रो ए वी। डेंसिटी रो है और ए है इसका पाइप का एरिया और वी इसकी वेलोसिटी। जिस रफ्तार में से वो गैस उस पाइप में से गुजर रही है, अगर मोटा पाइप है तो उसमें से ज़्यादा फ्लो गुजरेगी, छोटा पाइप है तो कम फ्लो गुजरेगी। छोटे पाइप में से वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, बड़े पाइप में वेलोसिटी कम हो जाएगी। वो चूँकि एरिया बड़ा हो गया वेलोसिटी कम हो गई तो दोनों फ्लो रेट उतने रहेगा। मास फ्लो रेट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी, ये डेंसिटी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फ्लूइड एंड वेलोसिटी, वी इसकी वेलोसिटी। तो यहाँ से हम इसकी मास फ्लो निकाल लेंगे। अब मास फ्लो मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं? फ्लो इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड दैट पासिस इन ए यूनिट ऑफ टाइम। अब टाइम के साथ इसका ताल्लुक है कि कितने टाइम में, सेकंड के अंदर, मिनट के अंदर या घंटे के अंदर कितनी जो है वो फ्लो गैस की या लिक्विड की वो कितनी आगे गई है। अच्छा, अब इसमें दैट पासिस इन ए यूनिट ऑफ टाइम इन वाटर रिसोर्सेज, फ्लो इज ऑफन मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, पानी की शक्ल में क्यूबिक फीट पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने क्यूबिक फुट पानी गुजरा है। एक और सुना आपने यूनिट सुना कर सैलाब के बारे में कि सैलाब में जब पानी गुजरता है किसी डैम से या किसी नहर से, वहाँ से हम पानी की फ्लो को किस तरह नापते हैं? क्यूसिक। क्यूसिक लफ्ज़ सुना होगा आपने। क्यूसिक जो लफ्ज़ है CU और SEC, क्या बनता है लफ्ज़? क्यूबिक फुट पर सेकंड, क्यूसिक। तो क्यूबिक फुट पर सेकंड ये वही वाला लफ्ज़ है क्यूसिक। क्यूबिक मीटर पर सेकंड इसमें भी नाप सकते हैं। गैलन पर मिनट, ये भी आपने अक्सर पढ़ा होगा, गैलन पर मिनट। या पावर प्लांट भी हम kg पर सेकंड में भी देखते हैं और टन्स पर आवर में भी देखते हैं
और लीटर पर मिनट में भी देखते हैं। तो ये सारे यूनिट हमारे प्लांट पर भी इस्तेमाल होते हैं। कि हमने प्लांट के ऊपर एक प्रेशर गेज है, उसमें हमने प्रेशर रीडिंग किस तरह से पढ़नी है, आपने सब लोगों को पता होगा, बस ये रिवीजन के लिए है। यहाँ पे 2 स्केल लिखी हुई हैं। एक है स्केल PSI, इसका कलर रेड है और ये रेड कलर में जितने भी ये नंबर लगे हैं ये PSI में हैं, 100 PSI, 200, 300, ये 600 तक। और दूसरी जो स्केल है वो है बार के अंदर। तो बार ब्लैक कलर में लिखा है और ये अंदर वाली साइड पे लिखा है, तो अंदर वाली जो रेडिंग है वो बार में है। और ये इसका एक्चुअल प्रेशर ये बताती है, ये जो लीडर है इस वक्त ये 0 प्रेशर बता रही है। तो जहाँ पे भी इसकी रीडिंग होगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर होगी ये 200 PSI बनेगा, और अगर हम बार में लेना चाहें तो यहाँ से 10 और 20, तो दरमियान में हमने देखना होगा कि ये एक जो स्मॉल स्केल है वो कितने की है, किलो पास्कल। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रेशर के लिए है, कंपाउंड गेज। इसमें डिजिटल में सारा कुछ हो रहा है। तो ये प्रेशर इस वक्त रीडिंग इसकी आ रही है और ये मैक्सिमम के साथ बता रहा है कि, और साथ स्केल भी आ रही है। और फिर यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ और मिनिमम मैक्सिमम स्केल भी कर सकते हैं और रीसेट भी कर सकते हैं इसको। तो मुख्तलिफ इसमें ऑप्शन हैं इस तरह की। यहाँ पर भी डिजिटल में जो स्केल हैं वो भी हमें अवेलेबल है। ये भी एनालॉग, इसको एनालॉग कहते हैं। जो दूसरी मैंने नंबर वाली बताई वो डिजिटल कहते हैं उसको। ये भी किसी पुराने ज़माने की एनालॉग किस्म की स्केल है। तो इसमें मिलीमीटर, मिली बार और इंचेस ऑफ मर्करी, उसमें ये 2 रीडिंग्स आ रही है। अंदर वाली मिली बार में आ रही है और बाहर वाली इंचेस ऑफ मर्करी में आ रही है। और उसके बाद ये जो लीडर है ये इसका लिमिट है, यहाँ तक जब ये जाएगी तो कोई भी उसके साथ ये जाके अटैच हो जाएगी, तो आगे सिग्नल ऑपरेट होगा। तो हाई प्रेशर का अलार्म ये दे देगी या लो प्रेशर का अलार्म दे देगी। तो इस तरीके से स्केल के अंदर, गेज के अंदर ये वाले मैकेनिज्म रहती हैं। जो सबसे पहली बुनियादी जो शक्ल थी प्रेशर मेजरमेंट की, अब ये ट्यूब के अंदर कोई भी इन्होंने पानी भरा हुआ है और पानी के अंदर कलर डाला हुआ है ताकि विजिबल आसानी से हमें इसकी रीडिंग ले सकें। तो यहाँ पर जो प्रेशर है, ये जो प्रेशर, ये दोनों अगर ओपन है एटमॉस्फेयर के साथ, तो दोनों तरफ चूँकि प्रेशर बराबर है तो लेवल बराबर होगा। लेकिन अगर हम इसको किसी हाई प्रेशर के साथ अगर कनेक्ट कर देंगे तो प्रेशर ये नीचे को डालेगा और ये सतह इसकी नीचे को आ जाएगी। ये एटमॉस्फेयर के साथ ओपन है ये, ठीक है। तो ये जो हाइट है इसकी h, ये हमें बताएगी कि जैसे हम इसका प्रेशर निकाल लेंगे कि लिक्विड की जो डेंसिटी है उसको इस हाइट के साथ ज़रब देगी और g जो 10 है उसके साथ ज़रब देके प्रेशर इसका आ जाएगा। प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, तो वो पास्कल के अंदर आ जाएगी रीडिंग उसकी, ठीक है। एक तो ये होगी। दूसरा हम सिंपली ये ले लेते हैं कि जी इंचेस वाटर कॉलम। मिसाल के तौर पे हमारा जो एयर इनटेक फ़िल्टर्स हैं, तो फ़िल्टर से पहले और फिल्टर के बाद हम इसी गेज को कनेक्ट कर देते हैं। ये हमारा फ़िल्टर के बाद है और ये फ़िल्टर से पहले है। ये फ़िल्टर से पहले जो एयर आ रही है और ये फ़िल्टर के बाद। अब फ़िल्टर के बाद कंप्रेसर चूँकि सक कर रहा है एयर को, तो वहाँ प्रेशर कम हो गया, तो ये वैक्यूम होने की वजह से लिक्विड ऊपर चला जाएगा और ये लिक्विड नीचे आ जाएगा। उससे इंचेस ऑफ वाटर कॉलम पर हमारी जो अलार्म की या ट्रिप की जो सेटिंग है वो ऑपरेट हो जाएगी। या अलार्म आ जाएगा, या अगर गैस्ट्रोबाइन ट्रिप होनी है, ट्रिप हो जाएगी या शट डाउन हो जाएगी। हम इस प्रेशर को ट्यूब के अंदर अननोन प्रेशर है और ये हमारे पास नोन प्रेशर है। यह एम्बिएंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन मोस्ट केसेस। आमतौर पे ये जो ट्यूब है ये ओपन होती है एटमॉस्फेयर में। मिसाल के तौर पे जैसे आपका लुब्रिकेशन ऑयल टैंक है, अब टैंक के अंदर हम देखना चाहते हैं कि
और जो हमारा मिस्ट एलिमिनेटर फ़ैन है वो उसमें से वेपर को निकाल रहा है, तो टैंक के अंदर वैक्यूम है या नहीं है, कितना वैक्यूम है, वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, हमें ये पता होना चाहिए ना। क्यों पता होना चाहिए? ताकि ये ना हो कि अगर वो प्रेशर बढ़ जाए तो बेरिंग से ले जो ऑयल है, बेरिंग टरबाइन के बेरिंग्स, वहाँ से ऑयल लीक होना शुरू हो जाए। अगर वो लीक होगा आपको पता है वहाँ पर आग लग जाएगी। तो वहाँ टैंक के लुब्रिकेशन ऑयल टैंक के अंदर वैक्यूम को चेक करने के लिए हम ये उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ये वाली साइड और ये साइड ओपन होती है। तो वहाँ पर अगर वैक्यूम होगा तो ये लेवल ऊपर चला जाएगा और उससे डिफरेंस से हमें ये पता चल जाएगा कि टैंक के अंदर वैक्यूम है या नहीं, और है अगर है तो कितना है और कितनी सेटिंग के ऊपर जाके दूसरा जो पंप मिस्ट एलिमिनेटर फ़ैन है अगर स्टैंड में लगा हुआ है तो फिर ऑटोमेटिक वो सर्विस में आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर शायद एक ही है, तो वो अलार्म उसका आ जाएगा आपको ऑपरेटर को, और फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपको टरबाइन को बंद करना है या कि चलता रखना है। लेकिन बंद करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लुब्रिकेशन ऑयल आपको हर हालत में फिर उसको सीलिंग को आपने देखना कि जो बेरिंग की सीलें हैं वो सही लगी हुई, सीलिंग गियर जो है। तो ये साइड आप उसके साथ कनेक्ट कर देंगे टैंक के साथ, जहाँ प्रेशर हमने मेजर करना है। तो जो हाइट इसकी आती है डिफरेंस, उसको हम ले लेंगे डेंसिटी के साथ और उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको प्रेशर निकाल लेंगे रो जी एस से, यानी प्रेशर P माइनस P0 दोनों का जो डिफरेंस आ जाएगा, और उसको रो जी एस से मल्टीप्लाई करके हमारा पास्कल में इसकी रीडिंग आ जाएगी। अगर पास्कल में नहीं लेंगे आप इंचेस वाटर कॉलम में भी ले सकते हैं, मिलीमीटर वाटर कॉलम, इंचेस मरकरी कॉलम और मिलीमीटर मरकरी कॉलम में भी। अच्छा, इसकी अब मैं स्केल दिखाता हूँ आपको कि हम इसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो प्रेशर गेजेस हैं मेरे, ये टेबल है प्रेशर कन्वर्टर टेबल। इस तरफ रीडिंग की है कन्वर्ट फ्रॉम पास्कल बार एटमॉस्फेयर मिलीमीटर मरकरी मिलीमीटर वाटर मीटर वाटर केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पाउंड पर स्क्वायर फीट पाउंड पर स्क्वायर इंचेस। ये ज़्यादा मशहूर है, ये वैसे काम है इसकी ज़रूरत। ये भी हम ये इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, ये करते हैं या फिर पास्कल और बार, ठीक है। लेकिन बाकी भी इंचेस मरकरी कॉलम भी है, इंचेस वाटर कॉलम भी है, हम ये भी इस्तेमाल करते हैं। और इधर कन्वर्ट टू, ये जिसमें हमने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हमने पाउंड पर स्क्वायर इंच को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीमीटर मरकरी में, तो उसके सामने और इसके नीचे ये जो फिगर आएगी इससे हमने PSI अगर फॉर एग्जांपल 100 PSI है, उसको हमने इससे ज़रूरत दे देनी है। ज़रूरत दे के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी मिलीमीटर मरकरी कॉलम। अच्छा, अगर इसी तरह से मिलीमीटर मरकरी कॉलम है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पास्कल के अंदर, तो मिलीमीटर की जो रीडिंग आ रही है, अगर फॉर एग्जांपल 100 मिलीमीटर की रीडिंग आ रही है, उसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये 133 को तो 133,000 आ जाएगा और ये पास्कल में आ जाएगा। और इसी को अगर हमने किलो पास्कल में करना है तो उसको 1000 से मजीद तकसीम कर देंगे। वैसे तो ये आमतौर पे समझते हैं हम सारे लोग के ना केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर और बार तकरीबन आपस में बराबर ही हैं, तो फिर तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था ना, 1 होना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं है, 0.98 है। तो ये थोड़ा सा जो बार में है रीडिंग वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, किलो थोड़ा सा ये यूनिट बड़ा है और वो छोटा है। सेकंड स्लाइड पे आ जाए तो यहाँ पर कुछ और मज़ीद हैं, पास्कल और पाउंड स्क्वायर फीट, पाउंड स्क्वायर इंचेस, इंचेस मरकरी और इंचेस वाटर, तो इनका भी कन्वर्जन टेबल है। अच्छा, जब आएगा टेस्ट में ये क्वेश्चन होगा आपका, आप ज़रा अलर्ट होकर बैठ जाएं। मैं आपको क्वेश्चन बताने लगा हूँ कि क्वेश्चन क्या आएगा इसमें।
ठीक है। क्वेश्चन ये मैं आपको दे दूंगा प्रिंट आउट इसका। क्वेश्चन इसका ये आएगा कि आपको पेपर में एक रीडिंग दे दी जाएगी कि ये रीडिंग है बार के अंदर, इसको आप कन्वर्ट करें पास्कल के अंदर। तो ये पेपर आपके सामने आपके मौजूद है, आप उसे देखकर जो फिगर आ रही है उससे आपने उसको ज़रब देनी है। ज़रब दे के बार के अंदर रीडिंग लेके वो मुझे बता। और हीट, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है, मिलती जुलती हैं आपस में, लेकिन है वो अलग चीज़ है, हीट अलग चीज़ है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि भी एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है। जो सिंपल इसकी जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने FSC के अंदर, वो आपने टेम्परेचर की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि गैस को अगर हम लें, लिक्विड को ले लें, सॉलिड को ले लें, हम गैस की मिसाल ले लेते हैं। जो गैस के अंदर, अगर किसी कंटेनर के अंदर, किसी डब्बे के अंदर गैस भरी हुई है, तो उसके गैस के अपने एक मालिक्यूल्स हैं। मालिक्यूल्स के दरमियान फासला होता है, गैस के मालिक्यूल के दरमियान में ज़्यादा फासला होता है। जो लिक्विड के मालिक्यूल हैं उनके दरमियान में कम फासला होता है। जो सॉलिड के मालिक्यूल हैं वो आपस में बिल्कुल जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। अब गैस के जो मालिक्यूल्स हैं जिनमें फासला है, तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो उसके मालिक्यूल हर वक्त हरकत में रहते हैं, यानी जाएंगे, जो दीवार है कंटेनर की उसके साथ टकराएंगे, फिर वापस आ जाएंगे, फिर आपस में भी एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक है जी। उनकी रफ्तार है, उनकी जो स्पीड है, जैसे जैसे उसको हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं उनकी स्पीड बढ़ती जाती है। मालिक्यूलों को हरकत करने की स्पीड जो है वो बढ़ती जाती है। तो डेफिनेशन यहीं से बनती है टेम्परेचर की। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मालिक्यूल्स इन ए गैस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। ये डेफिनेशन हमने पढ़ी थी 11वीं 12वीं क्लास में, आपने भी पढ़ी होगी यकीनन। और जो हीट है, द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मालिक्यूल इज़ कॉल्ड हीट। जो एवरेज है वो टेम्परेचर है, और जो टोटल है उसकी काइनेटिक एनर्जी वो है उसकी हीट। क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल हरकत करेगा उसकी वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी से उसकी बनेगी काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। ये है काइनेटिक एनर्जी। द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हीट। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज कैसे निकलती है कि टोटल हीट को हम, काइनेटिक एनर्जी को हम तकसीम करते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। मसलन हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो फिर उसके मोलर से हम उसके मॉलिक्यूल की तादाद मालूम कर लेते हैं कि भी इतने ग्राम गैस है, उसके अंदर इतने मोल उसके मॉलिक्यूल हैं, वो 6.23 × 10⁻23 उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल रहे थे। उससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से तकसीम कर लें तो उसका टेम्परेचर निकल आएगा। तो टेम्परेचर जो है ये हम महसूस कर सकते हैं। अगर हम उसके अंदर हाथ रखेंगे, देखेंगे कि अगर हमें वो गर्म महसूस हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसी से हमें पता चल जाएगा इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है या उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा है। हमारे हाथ जो है वो ठंडा है निस्बतन। अच्छा, जो टोटल हीट है ये अब हम इसको आसानी से महसूस नहीं कर सकते, जैसे टेम्परेचर महसूस कर लेते हैं। टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो तमाम के लिए ये डेफिनेशन बनेगी, क्योंकि तमाम जो जितने भी तीनों तरह के हमारे पास चीज़ें हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड है या गैस है, ये तमाम मॉलिक्यूल पे तो टेम्परेचर इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ सेल्सियस। अब इसके यूनिट आ गए कि सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में या केल्विन में। तो तीन आमतौर पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं, तीन इसकी स्केल हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब यहाँ पर भी लोगों ने झगड़े डाल दिए, एक ही स्केल रख लेते तो क्या आसानी होती, पूरी दुनिया में एक ही लैंग्वेज हो जाती, अरबी हो जाती, तमाम लोग अरबी बोलते, आपस में एक दूसरे को समझ तो लेते। लेकिन ये दुनिया की रंगीनी है, अल्लाह ताला ने इसी तरह से दुनिया को बनाया। अगर तमाम लोग एक ही जैसा लिबास पहनने लग जाएं, एक ही जैसी शक्लें हों, आपकी मेरी शक्ल एक जैसी हो, तो कैसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है और आपका नाम क्या है? सर एक होता अल्लाह तक बात जी।
हीट क्या है हमारी, या थर्मल एनर्जी भी इसका नाम है, दूसरा नाम है हीट या थर्मल एनर्जी। इट इज सम ऑफ ऑल पार्टिकल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सिंपल इसका डेफिनेशन है कि उनकी जो एनर्जी है, हर पार्टिकल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वो उनको अगर हम जमा कर लें, दिस इज कॉल्ड हीट। इट इज आल्सो कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। इट इज मेजर्ड इन जॉल्स। जॉल इसका बेसिक यूनिट है। जॉल को फिर आगे बहुत सारे यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। BTU में के अंदर भी आपने देखा, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, उसमें भी हम हीट को मेजर करते हैं। जॉल्स के अंदर भी हीट को मेजर करते हैं। हीट या थर्मल एनर्जी, आप देखें कि हीट है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट या वार्म ऑब्जेक्ट टू ए कूलर ऑब्जेक्ट। ये वार्म ऑब्जेक्ट है और ये कूल ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर भी हीट है, ज़्यादा हीट है इसमें, इसमें कम हीट है। तो जब इन दोनों को पास पास रखेंगे, आपस में जोड़ेंगे या दूर दूर भी रखेंगे, तो हीट जो होगी वो हॉट ऑब्जेक्ट से कूल ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगी। मिसाल के तौर पे ये सूरज है और ये हमारी ज़मीन है। तो सूरज से ज़मीन तक हमें जो रोशनी मिलती है या जो हीट हमें मिलती है, वो इस तरह से ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसफ़र होने के फिर 3 तरीके वो आपने पढ़े होंगे, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन। ऑब्जेक्ट, तो दोनों में टेम्परेचर का डिफरेंस है, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा गर्म है और ज़मीन हमारी ठंडी है, तो इसलिए सूरज से जो हीट है वो हमारी ज़मीन तक पहुंचती है। या अगर कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा हो, उसके करीब कूल ऑब्जेक्ट रखा हो, तो वहाँ पे जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी। अब टेम्परेचर की तरफ दोबारा वापस आते हैं। टेम्परेचर कन्वर्जन कि सेंटीग्रेड को हमने फ़ारेनहीट में किस तरह कन्वर्ट करना है। डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सेंटीग्रेड टू फ़ारेनहीट और फ़ारेनहीट टू सेंटीग्रेड बाय द फार्मूला। ये फार्मूला है सिंपल। इसी कैसे बना फार्मूला? ये फार्मूला इस तरह बना है, ये इसका वो कन्वर्जन टेबल नहीं है, जैसे टेबल उस प्रेशर का तो मैंने आपको टेबल बता दिया, लेकिन इसका टेबल नहीं हो सकता, इसका फार्मूला होगा। अब ये मिसाल के तौर पे डोज टेम्परेचर स्केल है, ये सेल्सियस के अंदर है और ये फ़ारेनहीट के अंदर है। इस पे टेम्परेचर हम देखते हैं, पानी का फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0, इसके ऊपर है 32, ठीक है। तो पहली बात तो ये आ गई कि हमारा जो स्केल है यहाँ पे 0 = 32 डिग्री फ़ारेनहीट, 0 डिग्री सेंटीग्रेड = 32 डिग्री फ़ारेनहीट। और जो बॉइलिंग टेम्परेचर लिया है, इसके अंदर वो लिया 100 और इसके अंदर लिया 212। तो ये स्टैंडर्ड है इसका टेम्परेचर मेजर करने का। ये 100 सेंटीग्रेड = 212 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है जी। यहाँ से थोड़ा थोड़ा फार्मूला बनना शुरू हो गया। अच्छा, जब हमने इसको स्केल में कन्वर्ट किया, यानी खाने इसके मजीद तकसीम किए, तो 0 से लेकर 100 तक 100 खाने बने। तो C को आप डिवाइड कर लें 100 से, क्योंकि 0 है ना, तो 0 कुछ भी नहीं होगा इसका। और दूसरी तरफ ये है, यहाँ से लेकर 32 से 212 तक टोटल बनेंगे 180, 180, तो 180 खाने बनेंगे। लेकिन यहाँ पे इसको 0 बनाने के लिए इसमें से जो 32 स्टार्ट हुआ था, उसमें से F में से 32 माइनस कर दें, क्योंकि C जो है वो 32 के बराबर है। तो 32 इसमें से जब माइनस करेंगे तो ये भी उतना ही आ जाएगा, इसके बराबर है। इसको आप तकसीम करें, इसके जो खाने 180, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा हमें। तो आपस में ये दोनों आपस में काट दें इनको, तो C/5 F1 32/9, तो ये भी फार्मूला बन जाएगा। या अगर उसकी भी यही याद रखें तो आसानी हो जाएगी। इसकी मेजर यूनिट जॉल के अंदर है और अदर मेजर यूनिट BTU और कैलोरीज। तो हमारी जो हीट है वो हम जॉल्स में लेते हैं। तो हमारा एक डिपार्टमेंट होता है हर प्लांट के ऊपर, जो प्लांट की एफिशिएंसी मेजर करता है, परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट। या वापडा में होता था ITR डिपार्टमेंट, अभी भी है ना ITR। तो वो ITR वाले यही करते हैं कि उसकी हीट की कितनी गैस है, उसमें गैस में कितनी जॉल है, उस जॉल को वो पर सेकंड में डिवाइड करते हैं। तो 1 जॉल पर सेकंड = 1 मेगावाट, तो उससे फिर उसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मतलब ये तो वो दूसरी चीज़ें आ गई कमांड साइकिल पावर प्लांट में।
जो हम हीट देते हैं, हीट इनपुट फ्यूल की शक्ल में गैस टरबाइन के अंदर फ्यूल इनपुट दे रहे हैं ना, फ्यूल गैस फ्यूल भी हो सकता है, लिक्विड फ्यूल भी हो सकता है। तो कितना फ्यूल जा रहा है, उसके अंदर कितनी हीट है और वो कहाँ कहाँ पे कंज्यूम होती है। तो इस हीट में से कुछ जो है हीट है हमारी, वो गैस टरबाइन के लोड की शक्ल में 32.3% उसकी एफिशिएंसी है मैक्सिमम। अगर आपकी ज़्यादा एफिशिएंसी है उसको आप उतनी फिगर लिख लें, कम है तो कम लिख लें, ठीक है। तो ये जीटी का लोड में कन्वर्ट हो गई उसके जनरेटर का जो लोड है, मैकेनिकल पावर और उसके बाद मैकेनिकल पावर के बाद जनरेटर का लोड। अगर नीचे ये वाला हिस्सा आ गया, ये फ्लो गैसेज वो आ गई इनपुट टू दी एचआरएसजी, ठीक है, जो फ्लो गैसेज हमारी एचआरएसजी की तरफ चली जाती है। तो ये तो हमारी मैकेनिकल पावर बन गई और ये एचआरएसजी की तरफ से जा रही है। लेकिन ये भी सारी की सारी स्टीम में, तो स्टीम नहीं बना रही, इसमें से भी बहुत सारी जो हीट है वो ज़ाया चली जाती है। पहले नंबर पे जाती है ज़ाया हमारी कंडेंसर लॉसेस। स्टीम टरबाइन के ऊपर अगर हम जाएँ, जो स्टीम बनेगी और स्टीम फिर जाके कंडेंसर में उसको हम दोबारा से कंडेंस करेंगे और वो हीट हम कूलिंग टावर में जाके ज़ाया कर देंगे। कूलिंग टावर पे जाकर देखें जो पंखे उस पानी को ठंडा कर रहे हैं, जो CW वाटर है उसको ठंडा करते हैं, वो CW फिर आगे जाकर स्टीम को ठंडा करता है। तो वो हीट लॉस है और वो बहुत बड़ा लॉस होता है, 33.4%। फिर स्टीम टरबाइन का स्टैक लॉस है। स्टैक के अंदर भी जो एचआरएसजी है उसका इनपुट हीट ज़्यादा होती है और स्टैक में से जो बाहर फ्लो गैसें निकल रही हैं उसका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, तो वो भी हीट लॉस है उसका 14.2%। और बाकी जो लॉसेज हैं उसके इनर लॉसेज, रेडिएशन वगैरह, कुछ फ्रिक्शन लॉसेज वगैरह हो गए, तो वो 1.9% के करीब यानी 2% के करीब है। बाकी जो बचता है वो हमारा स्टीम टरबाइन का लोड, तो ये इससे तकरीबन ये हाफ होता है। आपने देखा कि गैस टरबाइन अगर एक चल रही हो तो उसके ऊपर अगर 100 मेगावाट गैस टरबाइन दे रही है तो स्टीम टरबाइन के ऊपर उसके ऊपर जो लोड है 50 या 48, 49 आना होता है, तकरीबन उससे हाफ या उससे थोड़ा सा कम ही होता है। अगर दो गैस टरबाइन चल रही हो तो फिर भी दोनों का जमा कर लें लोड को, उससे थोड़ा सा हाफ से कम होगा। प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो, ये कौन सा वाल है? प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो, नॉर्दर्न वाल। प्रेशर कंट्रोल या कंट्रोल वाल, जिसको हम प्रेशर रिड्यूसिंग वाल भी कह सकते हैं। तो ऑन ऑफ सर्विस के लिए कौन सा वाल इस्तेमाल होगा? गेट वाल। तो कॉमनली आमतौर पे जो छोटी, जहाँ पे छोटे पाइपिंग हैं वहाँ पर गेट वाल इस तरह की इस्तेमाल होती है। जो बड़े पाइप होते हैं 10 इंच से बड़े, वहाँ बटरफ्लाई टाइप के वाल इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इसका जो साइज़ अपना साइज़ है वो जितना पाइप का वाल का ये साइज़ होगा उससे भी ज़्यादा ऊपर होगा। तो ये गेट वाल है। गेट इस वक्त ये अंदर है तो ये क्लोज है, जब ये गेट बाहर आएगा, जैसे आपने वो वीडियो में देखा, जब ये बाहर आएगा तो ये ओपन हो जाएगा। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? पानी के लिए, ऑयल के लिए, गैस के लिए और सील के लिए, और बाकी जो दूसरे फ्लूइड वगैरह हैं जितने भी लिक्विड और गैसेस, उनके लिए भी ये इस्तेमाल हो सकते हैं। अब वाल, इसका जो वाल का बैच है ये वाला, जहाँ पे ये इसकी सीट अंदर जाएगी, ये दो टाइप की हो सकती है। एक है स्लाइडिंग और दूसरी पैरेलल, यानी ये स्लाइडिंग है और ये सीधी है। तो इसमें ये है कि जब ये नीचे जाएगा तो अच्छी तरह से टाइट हो जाएगा स्लाइडिंग की वजह से, वहाँ पर ये नहीं होगा। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होगी कि जब इसको थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो इसकी सीट में वाइब्रेशन होगी, जबकि उसमें ये चीज़ नहीं होगी। तो दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान हैं। तो जहाँ पर अगर तो आपने फुल ओपन फुल क्लोज करना था वो वाला वाल बेहतर है, ये वाला वाल बेहतर है। अगर आपने थ्रॉटलिंग करनी है तो उसे वो वाला वाल सही है। ये फुल ओपन पोजीशन है। आगे प्लग वाल। प्लग वाल जो है ये घूमने के लिए 90 डिग्री, जैसे ये इसका होल है तो ये जो होल जब इसके सामने आ जाएगा तो ये ओपन है, अगर होल इस तरफ है तो फिर ये क्लोज है। तो ये इसका प्लग
वॉल भी कह सकते हैं। आगे ये पिक्चर देखें इसकी, ये प्लग की पिक्चर है। तो इसके 90 डिग्री ओपन और क्लोज, ये इसकी पोजीशन है। अब प्लग वाल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? गैस और लिक्विड के लिए, वाटर के लिए, एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लो, टेम्परेचर जहाँ बहुत ज़्यादा, वहाँ पे ये इस्तेमाल हो सकते हैं। बॉयलर फीड वाटर, अब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। लो प्रेशर स्टीम और क्रोसिव लिक्विड एंड गैसेस। क्रोसिव का मतलब क्या होता है? ऐसे लिक्विड जो एग्जाम्पल वगैरह लगा सकें, जैसे कोई पानी हो गया या एसिड वगैरह, तेजाब, अल्कली, ये चीज़ें जो है वो केमिकल के लिए वहाँ भी ये इस्तेमाल हो सकती हैं, और गैसेस के लिए भी। आगे ये टाइप का वाल है बॉल वाल। इसके अंदर बॉल या गोली होती है। ये बॉल में इस तरफ, एक तरफ इसके सुराख है, यहाँ इस वक्त सुराख इसके सामने है, तो ये वाल ओपन पोजीशन पे है। जब ये 90 डिग्री रोटेट होगा तो ये वाल क्लोज होगा। और हैंडल इसका जो है, ये आपने इसकी पोजीशन देखी होगी, दो पोजीशन होती हैं, 90 डिग्री पे क्लोज और 90 डिग्री पे ओपन। इसके ऊपर लिखा भी होता है ओपन क्लोज, या फिर एरो लगा होता है इसके ऊपर। अगर लाइन या एरो इस पाइप की सीध में आ जाए तो ये वाल ओपन है, अगर पाइप के क्रॉस में आ जाए तो ये वाल क्लोज शो करता है। तो बाहर से इस वाल की पोजीशन का पता नहीं चलता अगर वो एरो ऊपर ना लगा हो। अगर एरो गलत हो जाए, उलट हो जाए किसी वजह से, तो फिर भी इसमें गलती का चांस है। जबकि दूसरे टाइप के वाल हैं, जैसे गेट वाल है, तो वो आपको बाहर उसकी स्टेप आ जाएगी पूरी निकल के, तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये वाल की क्या पोजीशन है। ये बॉल वाल की पिक्चर है। बॉल है इसके अंदर, इसकी वो वीडियो भी देखी आपने एनिमेशन की। बॉल वाल क्वार्टर टर्न कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होंगे? हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर, वाटर के अंदर, ऑयल, पेट्रोकेमिकल, हाई वॉल्यूम, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के लिए। अब थ्रॉटलिंग या रेगुलेटिंग या कंट्रोल वाल, उसके लिए कौन सा वाल इस्तेमाल होगा? ग्लो वाल। तो ग्लो वाल आमतौर पर ये थ्रॉटलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। हाई प्रेशर एंड वैल्यूम, ये इसकी डिस्क है और ये बाहर इसकी सीट है, और ये ऊपर होगी तो वाल ओपन होगा और यहाँ से लिक्विड का फ्लो आगे जाएगा। अब इसमें चूंकि जो फ्लो है लिक्विड का वो 90 डिग्री, पहले यहाँ से जा रहा है, फिर 90 डिग्री ऊपर, फिर वापस इधर, तो दो दफ़ा चूंकि टर्न हो रहा है तो प्रेशर ड्रॉप इसमें ज़्यादा हो जाता है, यानी इनलेट का जो प्रेशर है आउटलेट का प्रेशर उससे कम हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए इसके लिए, प्रेशर कंट्रोल के लिए। ये इसकी ओपन पोजीशन है। और ये ग्लोब की तीन शक्लें हो सकती हैं। एक ये शक्ल है, एक सीधी हो सकती है और एक इससे भी ज़्यादा गोल हो सकती है। ये ओपन क्लोजिंग है इसकी। नीडल वाल है, इसके अंदर ये नीडल है जो इसको क्लोज कर देंगे तो हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए या फाइन एक्यूरेट फ्लो के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बटरफ्लाई टाइप वाल, फ्लो कंट्रोल, लो स्पीड, बोथ साइड फ्लो। जो पहला आपने वाल देखा था वो एक ही साइड पे फ्लो दे सकता है, दूसरे पे वो नहीं देगा, तो ये दोनों साइड पे फ्लो दे सकता है। ये उसकी सीट है फुल क्लोज, ये फुल ओपन पोजीशन है और वो फुल क्लोज पोजीशन है, और ये इंटरमीडिएट पोजीशन या हाफ ओपन। बटरफ्लाई टाइप वॉल ये भी है एक तरह का। प्रिवेंशन ऑफ बैक फ्लो, इसमें आप आ जाएगा चेक वॉल, ये भी टाइप का चेक वॉल है। ये भी लिफ्ट चेक वॉल है, सीट इसके ऊपर होगी तो ये ओपन होगा, नीचे और होगी ये क्लोज होगा। क्लोज। ये ये भी स्लिप टाइप चेक वॉल है। इंच, ठीक। ये पिस्टन चेक वॉल ऊपर नीचे।
बाई वेट भी हो सकता है और स्प्रिंग के फोर्स से भी ये ओपन क्लोज हो सकता है। अच्छा, एक और मैं आपको दिखा, वाल इसमें आप 2-3 टाइप के वाल इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ग्लो वाल इसमें इस्तेमाल हो सकता है, बटरफ्लाई भी इस्तेमाल हो सकता है और गेट वाल भी किसी हद तक इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कंट्रोल के लिए असल फंक्शन है इसका कंट्रोलर का, और इसके साथ जो एक्चुएटर, जो ऊपर एक्चुएटर जो सिस्टम इसका दिया हुआ है उसका इसके साथ फंक्शन है। तो वो आगे इसमें आएगा किस तरह से हम इसको। What is a control valve? Control valve are such type of valve which are controlled remotely to maintain flow rate, level, pressure और temperature. यानी फ्लो को भी कंट्रोल करेगा, लेवल को भी कंट्रोल करेगा, प्रेशर को भी कर सकता है और टेम्परेचर को भी। तो जो मकसद आपका है उसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस तो गैस का प्रेशर हम ये ज़्यादा करना हो। अब कंट्रोल कैसे करेगा ये कंट्रोल वाल्व इन फ्लो कंट्रोल। तो जिस पाइप के ऊपर ये हमने इस वाल्व को लगाना है फ्लो कंट्रोल करने के लिए, वहाँ से हमें पहले फ्लो की वैल्यू हमने लेनी है कि कितनी फ्लो हो रही है। तो डेल्टा प्रेशर से हम ये फ्लो मीटर मेजर करते हैं। एक ऑरिफिस लगाई हुई है, इसका इनलेट प्रेशर और आउटलेट प्रेशर, तो फ्लो जितनी ज़्यादा होगी उतना ये डिफरेंस ज़्यादा होगा। तो वो जो डिफरेंस है वो कंट्रोलर को सेट पॉइंट चला जाएगा। कंट्रोलर जो है वो फिर आगे एक सोलिनॉइड वाल्व है जो इंस्ट्रूमेंट एयर से ऑपरेट होता है, तो उसको ये सिग्नल जाएगा और इंस्ट्रूमेंट एयर को ये ओपन या क्लोज करेगा। अब इंस्ट्रूमेंट एयर जो है ये न्यूमेटिक एयर वो इसके एक्चुएटर को जाके ऑपरेट करेगी और उसके मुताबिक ये वाल्व कंट्रोल होगा। अगर फर्ज करें कि पीछे से फ्लो कम हो गई है तो वो उतना ज़्यादा ओपन कर देगा। तो फ्लो हमारी रेगुलेट करने के लिए ये वाल्व इस्तेमाल होगा इस तरीके से। और वाल्व जो मैंने आपको बताया 3-4 टाइप के वाल्व इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन असल फंक्शन इसका कंट्रोलर का है। लेवल के लिए कैसे इस्तेमाल होगा कि पहले हमारे पास लेवल का सिग्नल आना चाहिए। तो लेवल का जो सिग्नल है वो यहाँ से आ रहा है कि ये आपको मैंने वो पहले शुरू में बताया था कि बॉटम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लिक्विड लेवल जितना लेवल हाई होता जाएगा यहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा, और एक टॉप से हमने सिग्नल इसका लिया होगा। तो ये इसका लेवल डिफरेंशियल है कि जो हमें लेवल बता रहा है। यहाँ से लेवल का सिग्नल कंट्रोलर को जाएगा, वो जाके इंस्ट्रूमेंट एयर कंट्रोल करके उसके मुताबिक ये ओपन या क्लोज होगा। मिसाल के तौर पे आप इसका लेवल एक जगह पे फिक्स रखना चाहते हैं तो उसको आप सेट पॉइंट दे देंगे तो वो उतना उसको वहाँ से लिक्विड को ड्रेन कर देगा, इसका लेवल दोबारा से अपनी जगह पे मेंटेन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल उसके अंदर स्टीम टरबाइन में एक्चुअल ड्रम का लेवल आप एक जगह पे फिक्स रखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते वो कभी बढ़ जाए कभी कम हो जाए। तो जब बढ़ेगा तो उतना इधर से ड्रेन या फिर इकोनोमाइजर में जो इकोनोमाइजर के आउटलेट पे जो वाल लगा उसको ये सिग्नल जा रहा है, तो वहाँ से ये पानी के ड्रम के लेवल को मेंटेन रखते हुए पानी के फ्लो को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल वाल्व एक प्रेशराइज वेसल है, तो यहाँ प्रेशर का सिग्नल हमने दिया वो कंट्रोलर को दे दिया, वो जाके को तो वो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि जो 3 तरह के सिग्नल हैं, 4 तरह के सिग्नल हैं, फ्लो का, प्रेशर का और टेम्परेचर का। आगे टेम्परेचर का भी इसी तरह से आ जाएगा। ये टेम्परेचर का जो हीट एक्सचेंजर में हम पानी कोल्ड वाटर की फ्लो हम कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमने कोल्ड वाटर के ऊपर ये लगा, तो वहाँ से टेम्परेचर का सिग्नल लिया, तो उसके मुताबिक अगर हम मिसाल के तौर पे ये उसका लुब्रिकेशन ऑयल कूल हीट एक्सचेंजर है, हम ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं, तो वो अगर टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो गया तो तब भी बेरिंग के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि लुब्रिकेशन फिर प्रॉपर नहीं होगी, ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी, सही फ्लो नहीं कर। अगर टेम्परेचर अगर हाई हो गया तो फिर ऑयल इतना पतला हो जाएगा कि फिर भी वो लुब्रिकेशन नहीं कर सकेगा। तो उस लिमिट में मेंटेन करने के लिए हमने पानी के फ्लो को कंट्रोल किया हुआ है जो CCW है। तो वहाँ से हम ऑयल का टेम्परेचर का सिग्नल ले लेते हैं, वहाँ से कंट्रोलर को दे देते हैं, और ये जो कोल्ड वाटर है CCW उसके फ्लो को ये
अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो फ्लो कम कर देता है, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो फ्लो थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो वहाँ पे टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो ये टेम्परेचर कंट्रोल के लिए ये वाला मैकेनिज्म आ जाएगा। आगे फिर ये उसके एक्चुएटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो सर ये जो हैमरिंग होती है अक्सर टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से, हाँ जी, हैमरिंग अक्सर लाइनों में होती है टेम्परेचर के फ़र्क की वजह से। ये कितने टेम्परेचर डिफरेंस से कितनी हैमरिंग होती है, कैसे कब स्टार्ट होती है? हैमरिंग करने लग जाते हैं हम। हैमरिंग की स्टीम वाइब्रेशन सब जो होती है जी, स्टीम लाइन में और जब ये कूलिंग वाटर की लाइन ये टेम्परेचर का कुछ फ़र्क आता है इनमें कूलिंग करते हुए, तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हंटिंग होती है वहाँ में, पूरी लाइनें हंट करती हैं। जो हैमरिंग का ताल्लुक है ना वो इस चीज़ के टेम्परेचर के साथ तो नहीं है। हैमरिंग का ताल्लुक है दो तरह डिफरेंट तरह के फ्लूइड से, कि एक पाइप है उसके अंदर गैस और लिक्विड दोनों इकट्ठे चले गए हैं। या मिसाल के तौर पे इस बॉयलर से स्टीम की लाइन आ रही है जो स्टीम टरबाइन की तरफ जा रही है, तो जब वो स्टीम की लाइन खुलती है तो उस वक्त लाइन में हैमरिंग बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लाइन ठंडी पड़ी होती है। जैसे स्टीम उसके अंदर जाती है स्टीम कंडेंस हो जाती है, तो उसी पाइप के अंदर दोनों तरह के फ्लूइड आ जाते हैं, स्टीम भी और पानी भी। तो या तो उसके अंदर पानी होगा अकेला अगर, तो हैमरिंग कभी भी नहीं होगी। अगर अकेली स्टीम होगी तब भी हैमरिंग नहीं होगी। मुखालफ सिग्नेचर। तो जब दोनों मुख्तलिफ चीज़ें एक ही पाइप के अंदर एक ही वक्त में आ गए, अब आपको पता है कि जो स्टीम है वो पाइप में से जब गुजरती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जब उसी पाइप में से लिक्विड गुजरता है तो उसकी स्पीड कम होती है। तो डिफरेंस ऑफ स्पीड की वजह से वो लिक्विड जब जाके कॉर्नर पे, मैं ये बता रहा था पाइप के अंदर आपने डिफरेंट लिक्विड फ्लूइड छोड़ दिए, गैस भी और स्टीम भी, तो तब हैमरिंग होती है। तो आप उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि जो डाउन पॉइंट है पाइप वहाँ पर हमेशा ड्रेन लगी होती है, ड्रेन के ऊपर आपके पास फ्लो ट्रैप लगा होता है। तो वो जो फ्लो ट्रैप है एक्चुअली ट्रैक्शन है, एक मिनट, एक है नॉर्मली क्लोज, दूसरा नॉर्मली ओपन। ठीक है जी, नॉर्मली क्लोज कंट्रोल वाल ऐसा हो कि अगर फेल क्लोज, मिसाल के तौर पे हमारे जो ब्लीड वाल हैं कंप्रेसर की जो एयर को डिस्चार्ज करते हैं, वो फेल की उसकी क्या पोजीशन है? अगर फेल हो जाए, यानी अगर पोजीशन उसकी जो एयर है उसकी सप्लाई जो जा रही है वो अगर एयर बंद हो जाए तो वाल की क्या पोजीशन होती है? ओपन। एयर बंद हो जाए सर? हाँ जी, बंद होगा। किस हालत में, कैसे बंद? ब्लीड वाल की एयर, ब्लीड वाल खुला हुआ है तो खुला रहेगा, बंद है तो बंद रहेगा। ऑपरेटिंग एयर कह रहे हैं सर, ऑपरेटिंग एफएससी क्या है, उसकी फेल सेफ कंडीशन क्या है? ऑपरेटिंग एयर, इंस्ट्रूमेंट एयर नहीं, ऑपरेटिंग एयर। ऑपरेटिंग एयर वो उसको जब जाती है तो ऑपरेटिंग एयर उसको खोलती है, उसको हमेशा वो क्लोज करती है, और स्प्रिंग की फोर्स से वो वाल खुलता है। दो मुख्तलिफ चीज़ें ना, एयर के प्रेशर से वो वाल क्लोज होता है और स्प्रिंग के फोर्स से वो वाल ओपन होता है। तो फेल सेफ पोजीशन उसकी क्या है? ये अगर एयर नहीं होगी तो वाल ओपन होगा। ठीक है जी। इस तरह से एक और टाइप का वाल हो सकता है कि फेल टू क्लोज है। मिसाल के तौर पे जो इमरजेंसी स्टॉप वाल है गैस का, अगर इंस्ट्रूमेंट एयर नहीं होगी, जो उसको एयर जाके न्यूमेटिक एयर से अगर वो ऑपरेट होता है, अगर हाइड्रोलिक से ऑपरेट होता है तो हाइड्रोलिक वाल अगर नहीं होगा तो फिर वो स्प्रिंग की फोर्स से क्लोज हो जाएगा। तो उसकी अगर यानी ऑपरेटिंग मैकेनिज्म नहीं होगा तो वो स्प्रिंग की फोर्स से वो वाल क्लोज होगा, यानी वो फेल टू क्लोज है। तो एक्चुएटर के अंदर भी ये हो सकता है और बॉल के अंदर भी ये हो सकता है। ये एक्चुएटर के अंदर है एयर की सप्लाई हमने ऊपर से दी हुई है जो उसको क्लोज करता है। अगर एयर की सप्लाई नहीं होगी तो ये ओपन हो जाएगा। इसमें एयर की सप्लाई नीचे से दी हुई है तो ये वाल को ओपन करता है। अगर एयर नहीं होगी तो वाल क्लोज हो जाएगा। ये फेल टू क्लोज है, ये फेल टू, यानी ये डायरेक्ट एक्टिंग है और वो रिवर्स एक्टिंग है। अगर एयर होगी तो ये क्लोज होगा, अगर उसमें एयर होगी तो ये ओपन होगा। लिहाज से भी हो सकता है दोनों में कि यहाँ से सीट की पोजीशन ये है कि जब इधर से लिक्विड आएगा तो सीट ये हो, और अगर वापस आएगा तो ये ऑटोमेटिकली वाल क्लोज हो जाएगा। और उसमें इसका रिवर्स एक्शन
कि अगर फ्लूइड इधर से आएगा तो वाल क्लोज होगा, अगर पीछे ऑपरेटिंग वो फोर्स नहीं है कोई भी तो खुद ब खुद ये वाल क्लोज हो जाएगा। अगर उधर से आएगा वापसी में तो ये वाल ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसको छोड़िए, आप ये देखना। अब कंट्रोल वाल के कैरेक्टरिस्टिक जो है 3 तरह के हैं। एक है लीनियर, कि हम जितना उसको खोलते जाते हैं उतना आगे फ्लो ज़्यादा होती है। इस साइड पे परसेंटेज ऑफ रेटेड ट्रैवल है कि ओपनिंग 20% ओपन, 40, 60, 80 और 100। और इधर है फ्लो, ये 20% फ्लो है, 40% फ्लो और 100% फ्लो। तो जितना इसको खोलते जा रहे हैं उतनी इसकी फ्लो भी बढ़ती जा रही है। मिसाल के तौर पे 40% खोला तो जो फ्लो है वो भी 40% है। अगर 60% ओपन कर दिया तो फ्लो भी 60% है। अगर 80% है तो फ्लो भी 80% से थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर ये वाली इसकी मोशन है, कोई वॉल की सीट पे डिपेंड करता है, तो 20% ओपन करने से ही इसकी जो फ्लो है तकरीबन 40% हो जाती है। 40% ओपन करने से इसकी फ्लो 70% हो जाती है। तो इस केस में थोड़ा सा ओपन करने से फ्लो ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बढ़ जाती है। और नीचे वाला जो है ये स्लो एक्शन है, क्या आप जितना इसको खोलते जाएंगे, मिसाल के तौर पे 20% खोला तो जो फ्लो है 5% जो उससे भी कम है, 40 पे इसकी फ्लो 10% है। अच्छा जी, इस तरीके से होता है। ये सीट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह की? अब ये जो सीट अगर इस तरह की होगी तो ये ऊपर वाली कर्व होगी, तो थोड़ा सा खोलेंगे फौरी तौर पे ये फ्लो दे देगा। उसके बाद मजीद खोलते रहेंगे तो फ्लो में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो है ये लीनियर है, दरमियान वाली जो लाइन बताई थी मैंने, कि जितना जितना खोलते जाएंगे उतना उतना फ्लो ये देता जाएगा। ये जो है उसके स्लो है कि शुरू में ये फ्लो कम दे रहा है क्योंकि गैप जो है वो उतना ही रहता है तकरीबन। उसके बाद जब ये ऊपर जाता है तो गैप एकदम से बड़ा हो जाता है और ये फिर फुल फ्लो दे देता है। तो जो भी मकसद है, जिस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहाँ पे उस टाइप की वाल की सीट लगानी होगी। ठीक है, तो वाल ये तीनों के तीनों ये ग्लो वाल हैं, और लेकिन उनमें उसकी सीट में फ़र्क है, नहीं ग्लो में फ़र्क है उसके। अब ये कुछ एंगल वॉल, केज वॉल, बटरफ्लाई, बॉल वॉल, कंट्रोल वाल। अब ये देखिए कंट्रोल वाल यूज एज ए शटडाउन वाल। अब एक ही कंट्रोल वाल है। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जो कंट्रोल वाल होता है जिस मकसद के लिए लगाया गया वो कंट्रोल के लिए लगाया गया कि जितने परसेंट ओपन करेंगे तो ये गैस उतनी बढ़ जाएगी, अगर कम करेंगे तो गैस उतनी कम हो जाएगी। तो ये स्टॉप के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसको। तो स्टॉप वाल के तौर पे भी यही, आप इसको फुल क्लोज कर दें तो आप ये समझ जाए गैस फुल क्लोज हो गई है, तो ये कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होगा रेगुलेशन। लेकिन इस मैकेनिज्म से ये दिशा से इसको कंट्रोलिंग की कमांड आ रही है और ये फुल ओपन फुल क्लोज की आ रही है सोलेनोइड वाल के जरिए से। यानी सोलेनोइड वाल ओपन होगा तो ये फुल ओपन हो जाएगा, अगर उधर से एयर नहीं आ रही तो ये फुल क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये अक्सर जो है वो इंटरनली फिर भी लिक्विड आगे चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा सीरीज में 2 वाल लगाने चाहिए। जी सर। कंट्रोल वाल और स्टॉप वाल दोनों इकट्ठे लगे होते हैं एक ही लाइन के ऊपर। गैस की लाइन में भी देखें, लिक्विड फ्यूल की लाइन में भी देखें। तो कंट्रोल वाल जो है ये कंट्रोल करता है, और जो स्टॉप वाल है ये या फुल क्लोज करेगा या फुल ओपन करेगा। अब इसमें जो मैकेनिज्म वो मैंने आपको बताया ना, फेल सेफ कंडीशन कौन सी रखना चाहते हैं। इधर ये इसका वो इसके अंदर स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग की फोर्स से ये क्लोज होगा या ओपन होगा। अगर आप इसको क्लोज रखना चाहते हैं कि जब इधर से एयर का सिग्नल नहीं होगा तो ये स्प्रिंग की फोर्स से फुल क्लोज होगा, और एयर का सिग्नल आएगा तो ये फुल ओपन हो जाएगा। तो 2 पोजीशन है इसकी, फुल ओपन या फुल क्लोज। अब जब ये क्लोज करेगा तो बहुत अच्छे तरीके से क्लोज करेगा,
वाल की सीट जो है इस तरह से डिज़ाइन है कि वो उसके अंदर सीलिंग वगैरह बहुत प्रॉपर है और वो बहुत ही एक्यूरेटली फ्लूइड को, गैस को, लिक्विड को वो अच्छे तरीके से क्लोज कर देगा। जब ये ओपन होगा तो फिर ये किसी भी तरह के इसमें प्रेशर ड्रॉप भी नहीं आएगा। जब ये ओपन होगा तो आसानी से फ्लो आगे चली जाएगी और ये उसको प्रेशर को या फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये इस्तेमाल हो सकता है। एक्सीलेंट। और ये इसका डायफ्राम है मेन वॉल के साथ, ये डायफ्राम इसका एक्चुएटर है। एयर रिलीफ वाला है, बड़ा जबरदस्त। जी, अब इसमें जो है यहाँ से लिक्विड या गैस आएगी और ये इसका प्रेशर हम चेक कर रहे हैं। अगर ये वाल क्लोज है और यहाँ पर आगे किसी भी तरह की कोई गैस की डिमांड नहीं है, मिसाल के तौर पर हमारा प्लांट बंद है या लो लोड पर है, कम लोड पर है, तो जब यहाँ पे लोड नहीं होगा तो वो प्रेशर इसके अंदर ज़्यादा जाएगा जिससे ये पायलट वाल्व क्लोज हो जाएगा। तो जब ये क्लोज हो जाएगा तो ये जो गैस का जो प्रेशर है यहाँ से वो डायफ्राम को जाके क्लोज कर देगा। ये भी डायफ्राम क्लोज हो जाएगी तो आगे गैस जानी बंद हो जाएगी। अब अगर आगे से हमने गैस की रिक्वायरमेंट है और गैस हमने शुरू कर दी है तो प्रेशर ज़ाहिर की लाइन में डिक्रीज होना शुरू हो गया। जब वो प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये लाइन में जो जा रही है पायलट वाल्व को, यहाँ पर भी प्रेशर कम हो जाएगा। जब ये प्रेशर कम होगा तो ये पायलट वाल्व खुल जाएगा। तो खुलने से क्या होगा कि ये प्रेशर यहाँ पे भी कम हो जाएगा तो ये सीट ऊपर हो जाएगी एक्चुएटर का, तो ये गैस यहाँ से ज़्यादा जाएगी, आराम से जाए। तो वहाँ प्रेशर हमारा कांस्टेंट रहेगा। मतलब ऑटो रेगुलेटिंग वाल्व कह सकते हैं, ऑटो रेगुलेटिंग वाल्व या सेल्फ रेगुलेटिंग वाल्व कह सकते सेल्फ हैं। रेगुलेटिंग वाल्व। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर है, पहले आपने सेटिंग की थी यहाँ पे कि 10 बार की, मैं चाहता हूँ यहाँ 12 बार की सेटिंग हो जाए। ठीक है, कि प्रेशर जो है वो 12 बार पे सेट हो। तो कैसे प्रेशर कैसे बढ़ाएंगे इसका? सर रेगुलेटर के ऊपर जो नोब लगी है वहाँ से सेटिंग वो उसके ऊपर एक पिन लगी होती है, उसके ऊपर से कैप उतारेंगे और अंदर एक नट होगा। वो जो नट है वो स्प्रिंग को दबाएगा या अगर खोलेंगे तो स्प्रिंग रिलीज हो जाएगा, अगर दबाएंगे तो स्प्रिंग ओपन हो जाएगा। अब सवाल मेरा ये है कि प्रेशर मैं बढ़ाना चाहता हूँ, तो प्रेशर बढ़ाने के लिए उस नट को क्लोज करेंगे या लूज करेंगे? क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे। प्रेशर आप कहते हैं क्लोज करेंगे। क्लोज। जी सर, टाइट करेंगे। प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं सर? बढ़ाना चाहते हैं तो उस वाल को खोलेंगे या बंद करेंगे? तो खोलेंगे सर। नहीं, नट को नट को खोलेंगे ना सर? क्लोज करेंगे। क्लोज करेंगे। आपको क्लोज करेंगे। क्लोज close क्लोज करेंगे, आधे कहते हैं tight। प्रेशर बढ़ाने के लिए सर वो हाँ सर। खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, प्रेशर बढ़ेगा ना। अभी आपने समझाया कि उसके ऊपर जो लगा होता है स्प्रिंग की तरह। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं। अगर इसको क्लोज ओपन करेंगे फर्स्ट करें तो क्या होगा? सीट इसकी ऊपर थोड़ी चलेगी। सी ऊपर उड़ जाएगी। ऊपर उड़ जाएगी। ऊपर होने से क्या होगा कि यहाँ से जो गैस है वो आसानी से जाएगी और वो इसको जाके क्लोज करेगी, तो प्रेशर कम हो जाएगा। काम हो जाए। फ्लो तो बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं इसकी Flow भी बंद हो जाएगा। फ्लो का तो कोई मसला नहीं Flow है, का वो तो तो- आगे चाहिए ना हमें। जी जी। तो यहाँ उतनी जितना हम इसको लूज करेंगे उतनी गैस यहाँ पे ज़्यादा जाएगी तो ये नहीं गैस सॉरी ये ज़्यादा रिलीज होगी। जब ज़्यादा रिलीज होगी तो यहाँ प्रेशर कम हो काम जाएगा। हो जाए। प्रेशर कम हो जाएगा तो ये ऊपर को उठेगा, ओपन हो जाएगा। आगे ज़्यादा जाएगी। तो ओपन करेंगे तो गैस आगे ज़्यादा जाएगी, अगर क्लोज करेंगे तो गैस आगे कम जाएगी। तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर। कोई डिज़ाइन इस तरह के भी होते हैं कि स्क्रू टाइट करने से जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, बिल्कुल। उलट अमल भी होता है। तो ये आप भी कर सकते हैं रेगुलेटर के ऊपर कि स्क्रू टाइट करेंगे तो प्रेशर बढ़ता है या कम होता है, ये प्रैक्टिस से पता चलता है। तो सिर्फ एक ही हमने काम करना है, सिर्फ और सिर्फ स्क्रू को टाइट करना है या लूज करना है।